स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचो और अमीर बनो के कुछ अहम हिस्सों पर गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। ये किताब असल में एंड्रयू कार्नेगी जैसे अपने समय के सबसे कामयाब लोगों से सीखी बातों पर आधारित एक पूरा फलसफा है। हाँ, एक दर्शन है ये। जिसका मकसद है दौलत और कामयाबी कैसे हासिल की जाए इसका रास्ता दिखाना। बिल्कुल। और इसका जो मूल विचार है वो बड़ा दिलचस्प है कि सक्सेस सिर्फ मेहनत या किस्मत की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमारी सोच, हमारी जो इच्छा है उसकी ताकत और हमारा जो विश्वास है उसे सही दिशा देने पर निर्भर करती है। सही कहा, माइंडसेट का खेल है सारा। तो आज का हमारा मिशन है कि इस किताब से कुछ सबसे जरूरी और शायद थोड़े चौंकाने वाले सबक निकालें जिन्हें हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। हाँ, और देखें कि आज के जमाने में ये बातें कितनी कारगर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। हिल तो ये दावा करते हैं कि कार्नेगी ने उनके साथ एक गुप्त सूत्र, एक सीक्रेट फॉर्मूला साझा किया था। अच्छा, कोई जादुई मंत्र जैसा? नहीं नहीं, जादुई नहीं। ये असल में अपनी दिमागी ताकतों को, अपनी मेंटल पावर्स को एक खास तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका है। ओके। और जैसा आपने कहा, ये कार्नेगी और उस समय के बड़े बड़े उद्योगपतियों के अनुभवों पर आधारित है। जैसे वुलवर्थ, श्वाब, इनके नाम आते हैं किताब में। हाँ, बिल्कुल। पर बात सिर्फ बड़े लोगों की नहीं है। स्रोत बताते हैं कि हजारों आम लोगों ने भी इन सिद्धांतों को आजमाया और सफल हुए। अच्छा। यहाँ तक कि एक दिलचस्प बात यह है कि हिल के अपने बेटे ने, जिसे सुनने में कुछ शारीरिक दिक्कत थी, उसने भी इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके अपनी उस चुनौती पर काफी हद तक काबू पाया था। वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। तो मतलब ये सिद्धांत किसी के लिए भी काम कर सकते हैं? हाँ, अगर उन्हें सही तरीके से समझा और लागू किया जाए। हिल का यही मानना था। तो सबसे पहली चीज जिस पे किताब जोर देती है वो है इच्छा, डिजायर। हाँ, डिजायर। और किताब कहती है ये सिर्फ एक ऐसी ही कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, नहीं। बल्कि एक धधकती हुई इच्छा, एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। बिल्कुल, एक जुनून। एडिसन के साथ काम करने वाले एडविन सी बार्न्स की कहानी याद है? हाँ हाँ, वो मशहूर कहानी। वो दिखने में बिल्कुल आम इंसान था, कोई खास बात नहीं थी, लेकिन उसकी जिद थी एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने की। और वो बिना किसी जान पहचान के, बिना पैसों के मालगाड़ी से सफर करके एडिसन के पास पहुंच गया था। हाँ, और उसने पीछे हटने के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। उसने सोच लिया था कि या तो एडिसन के साथ काम करेगा या कुछ नहीं। यही है वो बर्निंग डिजायर। ये सिर्फ चाहने से कहीं ज्यादा मजबूत चीज है। क्या वो छोटी बच्ची वाली कहानी भी इसी पॉइंट को मजबूत करती है, जिसने अपने अंकल से 50 सेंट लेने की ठान ली थी और वो तब तक नहीं हटी जब तक उसे मिल नहीं गए? छोटी सी बात थी, 50 सेंट, लेकिन बच्ची की जिद देखिए। लेकिन हिल ये भी साफ करते हैं कि सिर्फ इच्छा ही काफी नहीं है। अकेली इच्छा आपको कहीं नहीं ले जाएगी। तो और क्या चाहिए? इसके साथ चाहिए विश्वास, यानी फेथ। विश्वास मतलब भरोसा? हाँ, भरोसा। एक मजबूत, अटूट विश्वास कि आप जो चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है। मानसिक अवस्था मतलब इसे डेवलप किया जा सकता है? बिल्कुल। हिल कहते हैं इसे ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव के जरिए विकसित किया जा सकता है और मजबूत भी किया जा सकता है। ऑटो सजेशन, ये क्या होता है? इसका मतलब है अपने लक्ष्य को, अपनी इच्छा को लगातार दोहराना। सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि उसे पूरी भावना के साथ महसूस करना। अच्छा। जब तक कि वो विचार आपके अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा ना बन जाए। हिल का मानना था कि हमारा अवचेतन मन हमारी आदतों और हमारे ज्यादातर कामों को कंट्रोल करता है। तो अगर हम अपने लक्ष्य को अवचेतन मन तक पहुंचा दें तो वो उसे हकीकत बनाने में मदद करेगा। हाँ, हिल का यही सिद्धांत है कि अवचेतन मन फिर आपको उन विचारों, उन मौकों, उन रास्तों की तरफ खींचेगा जो आपके लक्ष्य तक ले जाएं। ये तो सुनने में काफी शक्तिशाली लग रहा है। और यहीं पर विश्वास का रोल आता है। आपको विश्वास करना होगा कि ये प्रक्रिया काम करती है। तो सिर्फ इच्छा या सोचना काफी नहीं है, उसे विश्वास और गहरी भावना के साथ मिलाना होगा ताकि सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान ले। बिल्कुल सही। और शायद यहीं पर चार्ल्स श्वाब का वो यूएस स्टील कॉरपोरेशन वाला उदाहरण आता है ना? हाँ, बिल्कुल फिट बैठता है। चार्ल्स श्वाब उस समय एंड्रू कार्नेगी के लिए काम करते थे। उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया आया, स्टील कंपनियों को मिलाकर एक विशाल कॉरपोरेशन बनाने का। यूएस स्टील कॉरपोरेशन। हाँ, अब आइडिया तो बड़ा था, लेकिन उसे हकीकत बनाने के लिए बहुत बड़े फाइनेंस की जरूरत थी। और उस समय के सबसे बड़े फाइनेंसर थे जेपी मॉर्गन। अच्छा। श्वाब ने अपना आइडिया और उस पर अपना अटूट विश्वास
मॉर्गन के सामने रखा। कहते हैं श्वाब ने इतनी दृढ़ता और विश्वास से अपनी बात रखी कि मॉर्गन मान गए। हाँ, मॉर्गन जैसे दिग्गज जो बहुत सोच समझकर पैसा लगाते थे, वो श्वाब के विश्वास और उनके प्लान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लगभग $600 मिलियन लगाने पर सहमति दे दी। $600 मिलियन उस जमाने में, ये तो बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी। ये दिखाता है कि एक शक्तिशाली विचार, जब उस पर अटूट विश्वास हो, तो क्या कुछ मुमकिन कर सकता है। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, श्वाब को पूरा यकीन था कि ये हो सकता है। तो ये विश्वास सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है? नहीं, हिल के लिए ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सक्रिय शक्ति है, एक एक्टिव फोर्स है, जो आपके अवचेतन मन को निर्देश देती है और बाहरी दुनिया में भी असर डालती है। ठीक है, तो हमारे पास एक धधकती इच्छा हो गई और उस पर अटूट विश्वास भी हो गया। अब आगे क्या? क्या इतना काफी है? नहीं, इसके बाद आता है ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज? अच्छा, किस तरह का ज्ञान? हिल यहाँ पर सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज और विशेषज्ञ ज्ञान मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज में फर्क करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि सिर्फ बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना काफी नहीं है। दौलत कमाने के लिए आपको किसी खास क्षेत्र का गहरा स्पेशलाइज्ड ज्ञान चाहिए। मतलब किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनना। हाँ, या फिर अगर आपके पास वो ज्ञान नहीं है तो उसे हासिल करने का तरीका पता होना चाहिए, या ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जिनके पास वो ज्ञान हो। जैसे हेनरी फोर्ड के बारे में कहा जाता है कि उन्हें कारों के बारे में हर तकनीकी बात नहीं पता थी, लेकिन उन्हें पता था कि किससे पूछना है। बिल्कुल सही उदाहरण है। ज्ञान को हासिल करना और उसे संगठित करके प्लान बनाकर इस्तेमाल करना जरूरी है। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना काफी नहीं है। किताब में स्टुअर्ट ऑस्टिन वियर का भी जिक्र है ना? जी, जिन्होंने 40 की उम्र के बाद वकालत पढ़ी और सफल हुए। हाँ, वो भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज का ही उदाहरण है। उन्होंने देर से शुरुआत की, लेकिन एक खास फील्ड में महारत हासिल की और कामयाब हुए। और वो कहानी भी है जिसमें एक माँ ने अपने बेटे के लिए एक पूरा पर्सनल सर्विस सेल्स प्लान बनाया था, नौकरी पाने में मदद करने के लिए। हाँ, वो दिखाती है कि आप अपनी सेवाओं या स्किल्स को बेचने के लिए भी एक प्लान बना सकते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, ये भी एक तरह का स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, खुद को सही ढंग से प्रस्तुत करना। तो ज्ञान जरूरी है, लेकिन विशेषज्ञ ज्ञान और उसे इस्तेमाल करने का तरीका भी। हाँ, और यहीं पर अगला कदम आता है संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। प्लान बनाना। बिल्कुल, आपके पास इच्छा है, विश्वास है, ज्ञान भी है, लेकिन बिना एक ठोस प्लान के ये सब बिखरा हुआ रह सकता है। आपको एक निश्चित योजना बनानी होगी कि आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप प्लान। हाँ, और हिल यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देते हैं, मास्टरमाइंड समूह बनाने का। मास्टरमाइंड? ये क्या है? मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एक निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए सद्भाव के साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, मतलब एक टीम बनाना। हाँ, एक तरह से। लेकिन ये सिर्फ टीम नहीं है। हिल का मानना था कि जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है, मास्टरमाइंड, जो अकेले काम करने वाले दिमागों की कुल शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। यानी सिनर्जी, 1+1=3 जैसा कुछ। हाँ, आप कह सकते हैं। ये समूह एक दूसरे को सपोर्ट करता है, आइडियाज देता है, ज्ञान और अनुभव साझा करता है और प्लान को लागू करने में मदद करता है। कार्नेगी का अपना मास्टरमाइंड समूह था। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह लगती है। अकेले सब कुछ करना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। और प्लान बनाने के बाद जो सबसे जरूरी चीज है, वो है दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता मतलब लगे रहना, हार ना मानना, है ना? बिल्कुल हो सकती है। और हिल कहते हैं कि जब कोई योजना फेल हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका लक्ष्य गलत है, उसका मतलब है कि आपकी योजना में कमी थी। तो प्लान बदलो, लक्ष्य नहीं। हाँ, एक नई योजना बनाओ, जरूरत पड़े तो और ज्ञान हासिल करो, अपने मास्टरमाइंड समूह से सलाह लो, लेकिन लगे रहो। एडिसन का उदाहरण फिर याद आता है, 10,000 बार असफल हुए बल्ब बनाने में। हाँ, पर उन्होंने उसे असफलता नहीं माना। उन्होंने कहा कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही है दृढ़ता। ये एक तरह से गारंटी है कि अस्थायी हार स्थायी नहीं बनेगी। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, इच्छा, विश्वास, ज्ञान, योजना, दृढ़ता, लेकिन रास्ते में रुकावटें भी तो आती होंगी। बिल्कुल आती हैं, और हिल एक बहुत बड़ी रुकावट का जिक्र करते हैं, डर, फियर। डर? हाँ, ये तो हम सबको महसूस होता है। हिल 6 मूल डरों की बात करते हैं। 6? कौन कौन से? गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर,
प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। ये तो काफी बुनियादी डर है। हाँ, और हिल मानते हैं कि ये डर हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठे होते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, खासकर गरीबी का डर और आलोचना का डर। आलोचना का डर मतलब लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हम कई बार कुछ करते ही नहीं। बिल्कुल, ये डर हमें नए आइडियाज आजमाने से, रिस्क लेने से रोकता है, और गरीबी का डर हमें सुरक्षित लेकिन सीमित जिंदगी जीने पर मजबूर कर सकता है। तो इसका क्या मतलब है, हम इन डरों से कैसे निपटे? क्या इन्हें खत्म किया जा सकता है? हिल कहते हैं कि डर स्वाभाविक हैं, लेकिन हमें उनके प्रति जागरूक होना होगा। हमें पहचानना होगा कि कब डर हम पर हावी हो रहा है, और हमें नकारात्मक प्रभावों से बचना होगा, चाहे वो लोग हों, हालात हों या हमारे अपने विचार हों। अपने विचारों से बचना। हाँ, नकारात्मक विचारों से। और यहीं पर हिल का शायद सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली दावा आता है। वो क्या है? वो कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जिस पर हमारा पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल है। सिर्फ एक चीज, वो क्या है? हमारे अपने विचार, आवर थॉट्स। हमारे विचार, क्या सच में हम उन पर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं? वो तो आते जाते रहते हैं। हिल का यही मानना है कि हम चुन सकते हैं कि हम क्या सोचें। हम अपने दिमाग में किन विचारों को जगह दें। हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर सकते हैं या नकारात्मक विचारों को हावी होने दे सकते हैं। ये चॉइस हमारी है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और वो कहते हैं कि अपने दिमाग पर ये नियंत्रण हासिल करना ही सफलता की असली कुंजी है, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी भावनाओं को, हमारे कामों को और आखिरकार हमारे नतीजों को तय करते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपने विचारों को कंट्रोल करें कैसे? ये कहने में आसान है, करने में? हिल इसका एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि दिमाग को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे किसी निश्चित लक्ष्य, किसी डेफिनेट पर्पस में व्यस्त रखना। फोकस। हाँ, फोकस। जब आपका दिमाग एक स्पष्ट लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो नकारात्मक विचारों या डरों के लिए जगह कम बचती है। आपका दिमाग एक खाली वर्कशॉप जैसा नहीं होना चाहिए जहां कोई भी विचार आकर कब्जा कर ले। उसे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए काम पर लगाना होगा। तो मतलब लक्ष्य तय करना सिर्फ दिशा पाने के लिए नहीं, बल्कि दिमाग को कंट्रोल करने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, ये डर और संदेह को दूर रखने का एक तरीका है। ठीक है, तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में समझें, थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि दौलत और सफलता या कोई भी बड़ा लक्ष्य पाने की शुरुआत एक तीव्र धधकते हुई इच्छा से होती है। हाँ, बर्निंग डिजायर। फिर उस इच्छा को विश्वास और ऑटो सजेशन के जरिए मजबूत करना होता है ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल। उसके बाद विशेषज्ञ ज्ञान हासिल करना होता है या उसे पाने का रास्ता खोजना होता है, और उसे ऑर्गेनाइज करना होता है। हाँ, फिर एक ठोस संगठित योजना बनानी होती है, शायद एक मास्टरमाइंड समूह की मदद से। सही। और फिर उस योजना पर अटूट दृढ़ता के साथ टिके रहना होता है, असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते रहना होता है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। ये मुख्य कदम है। लेकिन इन सब के साथ साथ हाँ, शायद सबसे जरूरी सबक ये है कि हमें अपने 6 मूल डरों को पहचानना है, उन पर काबू पाना सीखना है और सबसे बढ़कर अपने विचारों की शक्ति को समझना है और उस पर नियंत्रण हासिल करना है। क्योंकि हमारे विचार ही हमारी असलियत बनाते हैं। हिल तो यही मानते हैं। जैसा वो कहते हैं, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक संपत्ति है। इसे शाही देखभाल के साथ सुरक्षित रखें और इसका सही इस्तेमाल करें। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। ये आप में बहुत बड़ा दावा है। जरा सोचिए, अगर ये वाकई सच है, अगर हम सचमुच अपने विचारों के मालिक बन सकते हैं, तो इस एक अकेली शक्ति का हमारी जिंदगी के हर पहलू पर कितना गहरा, कितना क्रांतिकारी असर पड़ सकता है। ये सोचने वाली बात है। इस शक्ति का पोटेंशियल क्या हो सकता है? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।